जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास जो है वो एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 की तैयारी जो भी मेरे भाई बहन कर रहे हैं उन सभी के लिए जीएस का पन है। और मैं आपको बता दूं बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर पर एकदम से आधारित है। तो बिल्कुल दोस्त, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जुड़ जाइएगा मेरे साथ। और आप मेरे साथ अगर जुड़ चुके हैं तो एक बार लाइक वाला बटन दबाएंगे, ठीक है ना। एक बार लाइक वाला बटन दबाएंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि मैं आपको परमानेंट सुनने को मिलता रहूं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करने की। और देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लास तो करेंगे कंटिन्यू बिल्कुल दोस्त। और चलते हैं बिना किसी देरी के अपने क्लास की तरफ और सभी क्वेश्चनों को बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे और करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहला तो हमारा प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है वर्तमान। पहले तो सभी को पता है कि जो पहले थे वो थे जनरल बिपिन रावत। पहले जो थे हमारे वो कौन थे? जनरल बिपिन रावत। लेकिन अब जो हमारे हैं सीडीएस डिफेंस ऑफ स्टाफ वो कौन है? तो याद रखना भैया, वो है जनरल अनिल चौहान जी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बता दो ये नवंबर तक ही है ना। नवंबर तक, ये नवंबर में मतलब कि सेवानिवृत्त हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? तो भैया बताओ, शिकागो में जो विश्व धर्म पार्लियामेंट हुआ था उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था, उसका आयोजन पूछा गया है कि कब हुआ था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ आपने बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल हो जाएगा दोस्त सही जवाब। और इसके साथ में चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे दिया है संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा खालिस्तान द्वारा मान्यता दी गई थी। तो भैया यहाँ पे बताना है आपको, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा कितने के द्वारा मान्यता दी गई थी? तो ये देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जानना आपके लिए विशेष ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन ए, धारा 8 का या 8 का 1, ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका हो जाएगा दोस्त बिल्कुल राइट है जवाब। तो चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और अवगत कराता हुआ चलूँ कि अब जो क्लासें आएंगी ना उसमें आपको प्रीवियस ईयर जो अभी पेपर हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न मैं आपको क्रम वाइज क्रम रोज 10 क्वेश्चन साथ में देता हुआ चलूंगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और आने वाले टाइम में मैं आपको टेस्ट पेपर भी दे दूंगा और पीडीएफ भी दे दिया करूंगा। पीडीएफ तो मैं डेली देता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को भी और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अब देखो यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो भैया यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो बिल्कुल शोषण के खिलाफ जो है वो याद रखना आर्टिकल 23 और 24 है ना। 14 साल से कम उम्र के या 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। ये सब कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 23 और 24 में। तो याद रखना शोषण के विरुद्ध जो है वो 23 और 24 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, 25 से 28 तक आपका धर्म से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता एवं धर्म का प्रचार जो है वो आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। 29 और 30 में क्या दिया गया है? तो 29 और 30 में याद रखना संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार वगैरह है उससे संबंधित है। और देखो 30 के बाद आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 मतलब 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 में, संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो ये भी आप विशेष रूप से दोस्त ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का जो आरंभ है वो कब हुआ था? देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में लगभग हर बार पूछे जाते हैं, है ना, कॉमन क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना 6 अप्रैल 1896, 6 अप्रैल 1896, 6 अप्रैल
96 आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो ओलंपिक झंडा है ना, ओलंपिक झंडा, उसमें जो 5 रिंग बने होते हैं, ये 5 रिंग जो हैं ये किसे दर्शाते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, ठीक है ना। काला गोला, पीला गोला, नीला गोला, ये सब गोले भी मैंने आपको बताऊंगा, लेकिन बस क्या है, आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो ये एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि झंडा, जो झंडा था उसे मान्यता कब मिली थी, जो झंडा था ओलंपिक का उसे मान्यता कब मिली थी, तो वो याद रखना 1913 में मिली थी। और झंडा जो है वो पहली बार फहराया कब गया था, तो याद रखना 1920 में फहराया गया था। अगर आप वाकई में सीरियस हैं, वाकई में देखो सीरियस तो नहीं होना चाहिए, सीरियस का मतलब होता है कि आईसीयू, है ना, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सीरियस नहीं होना चाहिए। ये कहो कि हाँ मैं अपने लक्ष्य के लिए पूरा एकदम जोशीला हूँ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगा, तो उसके लिए आपको जो मैं ये एक्स्ट्रा बताता हूँ ये दोस्त लिखना पड़ेगा, लिखोगे तभी याद होगा। तो ये आप जरूर नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखो यहाँ दिया है, नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है, नवंबर 2024। ये देखो करंट से संबंधित क्वेश्चन है, करंट भी मैं आपको इसी क्लास में करवाता हुआ चलूंगा। 10 करंट के क्वेश्चन, 10 आपके रिपीटेड और 10 आपके जीएस, ठीक है ना, ऐसे करेंगे सभी प्रश्नों को। अब यहाँ पे याद रखना भैया, वो जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन जीते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, ठीक है ना। और ये अमेरिका के ना 47वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन से, 47वें राष्ट्रपति बने हैं, ये भी ध्यान रखना। और इन्होंने हराया किसे है, तो इन्होंने हराया है कमला हैरिस को। किसे हराया दोस्त, कमला हैरिस को हराया है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। खो खो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, खो खो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल दोस्त देखो, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, आप नोट कर लेना। खो खो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। कितनी होती है, 9। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 खिलाड़ी बताओ कौन से खेल में होते हैं, तो आप क्या बताएंगे भैया, कबड्डी के खेल में होते हैं। देखो लिखते हुए चलो, ऐसे लिखो, कबड्डी कितने कितने होते हैं, 7 प्लेयर, ठीक है ना। 11 बताओ, 11, तो 11 पहला तो याद रखना 11 होते हैं क्रिकेट के खेल में और हॉकी के खेल में, है ना, हॉकी के खेल में। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना, 11। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछ दूं कि जो 4 खिलाड़ी हैं, 4, ये कौन से खेल में होते हैं, तो याद रखना ये होते हैं पोलो के खेल में। किसके खेल में, पोलो के खेल में होते हैं। तो ये भी यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है, निम्न में से वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है। देखो वायु का जो दाब है वो किससे नापते हैं, मैंने आपको आरपीएफ की जो क्लास करवा रहा हूँ उसमें मैंने आज ही बताया है आपको कि जो वायु दाब है वो बैरोमीटर के द्वारा नापते हैं, बैरोमीटर से, है ना। और वायु की जो आर्द्रता होती है वो हाइग्रोमीटर से नापते हैं। किससे, हाइग्रोमीटर से नापते हैं। और जो गति होती है वायु की वो एनीमोमीटर से नापते हैं। किससे, एनीमोमीटर से। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक है वो होता है पास्कल या बार। क्या होता है, पास्कल या बार, तो ऐसे भी याद रखोगे। और बैरोमीटर आपको समझ आ गया होगा कि बैरोमीटर का काम क्या है, आ गया ना। प्रकाश वर्ष क्या है बताओ, प्रकाश वर्ष जो है ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो प्रकाश वर्ष होता है ना दोस्त, वो आपकी जो दूरी नापते हैं, है ना, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी को, तो वो याद रखना, दूरी का जो मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है ना। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और वायु जो है वो एक मिश्रण है। क्या है, वो एक मिश्रण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपकी नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो नाइट्रोजन कितना पाया जाता है वायुमंडल में, 78%। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 21%, है ना। और अदर गैसें भी, आर्गन है, ये सब पाई जाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है क्या, मरकरी। क्या होता है, मरकरी। देखो यहाँ पे
मरकरी। मरकरी पता किसे बोलते हैं? बुध को बोलते हैं। बुध जो है ये रहा सूर्य और ये रहा बुध, सबसे करीब सूर्य के जो है वो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह होता है, ठीक है ना। ये 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे गर्म ग्रह होता है कौन? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह, या बोल सकते हो सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब बोल सकते हैं आप किसे? शुक्र ग्रह को। ये भी याद रखना। सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, ये सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा इसका कलर भी याद रखना, पीला कलर होता है ना। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ग्रहों की संख्या कितनी होती है? ये भी पूछा जा सकता है भाई। तो याद रखना ग्रहों की संख्या होती है 8। कितनी होती है मेरे भाई? 8 होती है, ठीक है ना। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? सौर प्रणाली के जो खोजकर्ता हैं वो है कॉपरनिकस। कौन है? कॉपरनिकस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। हो सकता है कि पेपर में पूछ लिया जाए। और ग्रहों की गति का जो क्या कहते हैं, नियम के प्रतिपादक कौन है? ग्रहों की गति के नियम के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो याद रखना वो है केपलर। कौन है? केपलर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैंने यहाँ जितना बताया है आपने नोट किया होगा। और चलते हैं इसके साथ में दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को यहाँ पे पूछ लिया है कि क्या कहा जाता है। तो भैया देखो, जैन साहित्य को बोलते हैं आगम। आगम सूत्र क्या बोलते हैं? देखो इनमें पूछा है निम्नलिखित में से जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम सूत्र बोला जाता है। और पीटक और त्रिपिटक जो हैं ये जैन धर्म से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे? बौद्ध धर्म से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? स्थलीय सीमा पूछी है, जलीय सीमा नहीं पूछी है। स्थलीय सीमा जो है भारत की वो कितने देशों के साथ में लगती है? तो यहाँ पे आपको बताना है भैया 7 देशों के साथ में लगती है। कितने देशों के साथ में? 7 देश। कौन कौन से? नोट करो। देखो एक तो हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है ना। एक हो जाएगा आपका पाकिस्तान, दूसरा आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है ना। नोट करो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तीसरा हो जाएगा चीन। चौथा आपका हो जाएगा नेपाल, ठीक है ना। कौन सा? नेपाल। और जो आपका पांचवा है, पांचवा कौन सा हो जाएगा? तो वो देखो, एक तो हमारा भूटान बचा है, एक हमारा बांग्लादेश बचा है, और बांग्लादेश के साथ में आपका वो भी आ जाएगा क्या? म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। अब देखो यहाँ पे एक चीज और याद रखना, अगर जलीय सीमा पूछ दिया, जलीय सीमा, तो आप क्या बताएंगे? तो लगती है 2 देशों के साथ में। कौन कौन से वो 2 देश हैं? एक तो याद रखना वो हो जाएगा आपका श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। और दूसरा देश आपसे पूछा जाएगा तो बता दोगे मालदीव। क्या? मालदीव। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो इसका क्या करोगे दोस्त? स्क्रीनशॉट लोगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है भारत में 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो भारत में 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे पूछ भी लिया जाए। तो यहाँ पे आपको बताना है 17.7%, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। मैं आपको बताऊँ एक प्रीवियस ईयर पेपर मुझे याद आ गया, आया था आपका शायद 22 तारीख का, 22 फरवरी का, 22 फरवरी को शाम की मीटिंग का एक क्वेश्चन था कि मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? मुद्रा स्फीति का आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? और आंसर था M1, M2, M3, M4। तो उसमें से M1 जिसने भी टिक किया था उसका सही जवाब हुआ था। तो देखो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखो पूछा है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे दोस्त? देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आराम से आपको क्या करना है, इसका जवाब करना है। तो याद रखना भैया, उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? हुगली में। कहाँ पर? हुगली, ठीक है ना। कहाँ हुआ था दोस्त? हुगली में हुआ था। तो ये भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म हुआ कब था?
ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना 18 फरवरी 1836 में हुआ था। हाँ सही है, देखो भूल गया था मैं, माफ़ी चाहता हूँ, 1836 में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी, तो वो भी आपको याद रखना है, 16 अगस्त 1886 में हुई थी। कब हुई थी? 1886 में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मैं हमेशा कहता हूं कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। और देखो यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? क्या आधुनिक युग का मनु पूछा है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? चलिए आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं सभी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को टिक किया होगा, ऑप्शन सी। बताओ इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो याद रखना मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। इनके समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? चैत्र भूमि। क्या बोलते हैं दोस्त? चैत्र भूमि स्थल जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल को बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ ताकि आप अच्छे से तैयार कर पाएँ, ठीक है ना। और देखो इनसे एक चीज़ और याद रखना, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था, उसे किस नाम से जानते हो? ये भैया उन्हें जानते हैं हम पूना समझौता के नाम से। पूना समझौता हुआ था ना, कब हुआ था? तो याद रखना ये सितंबर 1932 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1932 में हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जैसा कि मैं यहाँ पे देखो, मैंने आज वो क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाए जो प्रीवियस आपसे पूछे गए थे, है ना। तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था, है ना। दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? ये प्रश्न आपका 22 फरवरी को ही पूछा गया था, शाम वाली मीटिंग में, जो 5 बजे से 6 बजे के बीच में पेपर हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखना उन्होंने कब करा था? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च किया था, है ना। ये साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे और इसमें जाने में इन्हें 14 दिन लगे थे। भाई पैदल गए थे सब लोग। तो याद रखना 14 दिनों का समय लगा था। और इसे एक नाम से और जाना जाता था, नमक सत्याग्रह के नाम से, है ना। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, और यहाँ पे देखो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का महान व्यक्ति कहा जाता है? भारत का किसे महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? माफी चाहते हैं, ओल्ड मैन। ओल्ड मैन, देखो ओल्ड मैन इंग्लिश में लिखा था ना, तब मुझे समझ में आया। महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है ओल्ड मैन। तो भैया किसे कहा जाता है? आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने दादा भाई नौरोजी जी को टिक कर दिया होगा। किसे? दादा भाई नौरोजी जी को टिक कर दिया होगा। तो बिल्कुल दोस्त, ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस जो है वो मनाते हैं 8 मई को। कब मनाते हैं? 8 मई को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और सभी का स्क्रीनशॉट लेके के चलना है। 11 मई को बताओ, 11 मई को कौन सा दिवस मनाते हो? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या? प्रौद्योगिक दिवस मनाते हैं, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और मुझे लगता है कि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट भी बनेगा। और देखो एक प्रश्न और मैं आपको बताता हूँ, उसी डेट का एक पेपर है मेरे पास जो किसी दोस्त ने मुझे सेंड किया था। उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बच्चे ने आंसर किया था राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से। और वो आंसर उसका बिल्कुल सही आंसर हुआ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अगर जैसे अभी नोटबंदी हुई थी तो पुराने नोट बंद कर दिए थे, नए नोट लॉन्च किए थे, तो उससे पूछा जा रहा है कि क्या कहेंगे? तो याद रखना उसे बोलते हैं विमुद्रीकरण। क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण। तो ये आपको ध्यान में रहेगा ना, विमुद्रीकरण। अब देखो यहाँ से एक चीज और याद रखना कि कोई गवर्नमेंट है ना,
वो ना जैसे कि अभी ये हुआ था, कब हुआ था, 2016 में नोटबंदी हुई थी ना, तो क्या हुआ था, 500 का नोट और 1000 का नोट बंद कर दिया था और नए लॉन्च कर दिए थे 500 के और 2000 के, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। आप भी अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ। मेरे जो भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं आज पहली बार, सभी दोस्त क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार हम किसी को एक बार सुन लेते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर वो हमें नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको मैं जरा सा भी पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएंगे और जितना हो सके उतना इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ें क्लास के साथ में, है ना। यहाँ पे देखो दिया है, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो किस देश ने की है। तो भैया यहाँ पे आप क्या बताएंगे, वो हमारा अपना प्यारा भारत, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1969 मतलब 15 अगस्त 1969 यहाँ पे ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो आप क्या बताओगे। तो बिल्कुल आप तुरंत बताओगे भैया वो है बेंगलुरु में। कहाँ पर दोस्त, बेंगलुरु में, है ना, तुरंत बता दोगे। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप तुरंत बताएंगे भैया एस सोमनाथ है। कौन है, एस सोमनाथ है ना। और अंतर्राष्ट्रीय मंत्रालय, अंतरिक्ष मंत्रालय जो होता है वो किसके अधिकार में आता है, किसके अंडर में होता है, पता है आपको, नहीं पता है, नोट करो, प्रधानमंत्री जी के अंडर में होता है। किसके, प्रधानमंत्री जी के अंडर में होता है। और बिल्कुल दोस्त ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था। पहले एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो कब किया गया। खेलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खेलों के जो प्लेयर होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अब आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा श्री जयेश से। श्री जयेश कौन है, तो याद रखना वो एक भारतीय हॉकी प्लेयर थे जो अभी ओलंपिक में मेडल लेने के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा की और अब हॉकी के कोच बन गए हैं, है ना। तो ये इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो दिया है, पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना भैया ये हुआ था आपका 1951 में। लेकिन यहाँ पे अगर हमें ये नहीं पता है कि जनवरी, फरवरी या मार्च, तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्त मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 4 मार्च, ठीक है ना, 4 मार्च से। और ये कब तक चले थे, तो याद रखना भैया ये 11 मार्च तक चले थे। 4 मार्च से 11 मार्च तक खेले गए थे। तो ये भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और इसका आयोजन जो है वो हुआ था भारत में। कहाँ पर हुआ था दोस्त, भारत में इसका आयोजन हुआ था, ये भी याद रखना। और इसका जो आयोजन है वो हर 4 वर्ष बाद होता है। कितने, हर 4 वर्ष बाद होता है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, तो वो याद रखना चमकता सूरज। क्या है, चमकता सूरज। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गए होंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी। यहाँ पे ये भी बताना है कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो कब की थी। तो पहले तो प्रश्न का जवाब आपका जे थॉमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जे थॉमस हो जाएगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर। इसकी जो खोज है वो जे थॉमस ने 1897 में की थी। कब की थी, 1897 में की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखो गोल्ड स्टीन दे रखा है। तो गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी, प्रोटॉन की जो खोज है वो गोल्ड स्टीन ने की थी। चैडविक ने बताओ किसकी खोज की थी, जेम्स चैडविक, है ना। तो न्यूट्रॉन की जो खोज है, न्यूट्रॉन की खोज है, जो न्यूट्रॉन की खोज है वो किसने करी थी, जेम्स चैडविक ने करी थी। अब है प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ड्यूटेरियम, है ना। यहाँ पे ड्यूटेरियम जल मतलब भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बिल्कुल इजी है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना, D2O, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा।
NaCl बताओ, NaCl। तो NaCl जो है वो हमारा जो साधारण नमक होता है ना, उसका सूत्र होता है। N2O बताओ, N2O। N2O तो बहुत सरल है, किसका है, जिसे बोलते हैं आप हास्य गैस या लाफिंग गैस, है ना, लाफिंग गैस। तो बिल्कुल याद रखेंगे और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे दिया है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है भैया? बहुत इजी क्वेश्चन है, यही है रतौंधी। क्या है? रतौंधी, है ना, याद रखना। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, है ना। इतना इजी है सब, स्क्रीनशॉट लो, नोट करना नहीं भूलोगे, ये मैं वादा करता हूँ। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? ये देखो करंट का क्वेश्चन है, याद रखना। हमारे भारत के हैं मनदीप जांगड़ा, मनदीप जांगड़ा जी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएंगे, हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। और कहते हैं ना कि जो लोग प्रयास करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ से आप सीख सकते हैं, जो लोग प्रयास करते हैं ना उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक चींटी होती है ना, वो 100 बार चढ़ती है दोस्त, और अंत में क्या होता है ना, गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है, और क्या होता है, 100वीं बार वो पार जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि हारे कितनी बार हो इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि आपने जीतने के लिए प्रयास कितनी बार किया है ना। हारे कितनी बार इससे मतलब नहीं है, आपने जीतने के लिए प्रयास कितनी बार किया है, इम्पोर्टेंट ये है। और बिल्कुल चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ दिया है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भैया सबसे कम और सबसे ज़्यादा आपको क्या रखना है याद। सबसे कम तो याद रखना भैया यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज़्यादा बिहार हो जाएगा, है ना, सबसे ज़्यादा बिहार हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, बिहार ही लिख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो है बिहार हो जाएगा। इसको ऐसे भी याद रखना, देखो ये रहा पूरब, ये रहा पश्चिम, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण। सबसे पूर्वी राज्य अगर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश बताना है सबसे पूर्व में। सबसे पश्चिमी पूछा जाए तो गुजरात बताना है। सबसे उत्तरी पूछा जाए लद्दाख बताना है। सबसे दक्षिणी पूछा जाए तो तमिलनाडु बता देना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैप पे मैंने इतने आसान तरीके से आपको बता दिया, पूरब अरुणाचल, पश्चिम गुजरात, इधर लद्दाख और इधर तमिलनाडु, है ना। तो ये भी नहीं भूलोगे। चलो फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? निम्नलिखित में से लखनऊ शहर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखो गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर स्थित है। किसके? गोमती के। और देखो सरयू के अयोध्या हो जाएगा, है ना। गंगा के किनारे तो हरिद्वार, वाराणसी और कानपुर ये सब है, ठीक है ना। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है ना। ये भी आपको याद रखना है दोस्त, पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। भोजन की ऊर्जा को खाली स्थान में पाया जाता है। भोजन की ऊर्जा को में मापा जाता है, माफी चाहते हैं मैंने पाया बोल दिया, मापा जाता है। किस में मापा जाता है? वाट में, किलोग्राम में या कैलोरी में? तो भैया ये नापा जाता है कैलोरी में। किस में? कैलोरी में। देखो एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो याद रखना यार 0 होती है। और ये प्रश्न क्यों पूछा जाता है मुझे आज तक यही समझ नहीं आया, है ना। कैलोरी होती नहीं है फिर भी पूछते हैं, और इसमें कुछ दोस्त आंसर भी कराते हैं, है ना। तो याद रखना। देखो एक वो भी याद रखना, मैं बताऊँ 5 और 6 का जो एक पेपर में ये पकड़ के बैठा हूँ, इसमें एक प्रश्न दिया था कि एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है? तो किसने लिखा था भैया? कालिदास ने लिखा था। उनके और भी नाटक थे, रचनाएं थी, रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभवम, है ना। तो वो भी सब आपको ध्यान में रखना है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे साथ जुड़े रहोगे, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी दे दूंगा और साथ में वो तैयारी करवा दूंगा कि पेपर के अंदर जब जाओगे तो ये नहीं कहोगे कि भैया कुछ छूटा है मुझसे। जीएस में कुछ नहीं छूटेगा, बाद बाकी आप अपनी तैयारी कर लेना। बस मेरे साथ जुड़े हो, मस्त तरीके से तैयारी करो, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे देखो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से मिस्र की राजधानी क्या है? राजधानियाँ याद रखना दोस्त वर्ल्ड की। तो यहाँ पे देखो मिस्र की पूछेगा तो बता देना काहिरा है। क्या है? काहिरा, ठीक है ना। और एक देखो तुर्की देश था ना, उसका नाम बदल दिया, तुर्की ये कर दिया,
तुर्की देश का नाम है, तुर्की कर दिया, वो भी याद रखना। और इराक की राजधानी है बगदाद। इराक, ईरान या इराक, इराक, ईरान नहीं, ये हो जाएगा बगदाद। तेहरान बताओ किसकी है? ये है ईरान की। किसकी? ईरान की। वियना बताओ, ये तो बहुत सरल है, ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कई बार गड़बड़ हो जाता है, पता क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया राजधानी पूछ ली जाती है, उस ऑप्शन दे दिए जाते हैं सिडनी, कैनबरा, और 2 ऑप्शन दे देता है। ज़्यादातर उसमें सिडनी को सब टिक कर देते हैं, गलत हो जाती है। क्या है? कैनबरा, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रिया की वियना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था, किसके लिए मिला था, ये सब पता होना जरूरी है। तो याद रखना, पहले तो भैया उन्हें मिला था साहित्य के क्षेत्र में। किसके? साहित्य के क्षेत्र में। कब मिला था? 1913 में मिला था। एक उनकी वो थी उपन्यास, वो क्या नाम था उसका, गीतांजलि। किसके लिए? गीतांजलि के लिए, ठीक है ना, गीतांजलि के लिए इन्हें मिला था। तो ये भी आप याद रखना। और देखो यहाँ पे अर्थशास्त्र दे रखा है, अर्थशास्त्र के लिए उन्हें मिला था अभिजीत को, अभिजीत बनर्जी, है ना, अभिजीत बनर्जी को मिला था। और कब मिला था? ये 2019 में मिला। देखो इंपॉर्टेंट है, 2019 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में, याद रखना। शांति के लिए मदर टेरेसा को मिला था, है ना, कब मिला था? 1979 या 69, 79 होगा, नहीं यहाँ पे देखो, ये मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है ना, 1969 याद रखना, ठीक है ना, 1969 में। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में हुआ? देखो भाई, ये जितने भी आर्मी एक्सरसाइज है ना, रट लेना, अम्बाला हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। और देखो दोस्त, आप अगर मेरे साथ पहली बार आज जुड़े हो तो आपको मैं फिर से वही कहता हूँ कि जो लोग प्रयास करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है ना। और दोस्त अगर हो सके तो थोड़ी सी हेल्प करना, इस क्लास को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ जाओ फटाफट। और आपके टेलीग्राम पे भी मैं आपको PDF देने लग जाऊंगा। 30 की जगह प्लस 20 क्वेश्चन और कर दूंगा, टोटल क्वेश्चनों की संख्या 50 कर दूंगा। लेकिन ये तभी जब आप सब दोस्त इस क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी हीरो को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।